अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है एजाज़ अहमद ने रसूलपुर गांव से। उन्होंने आगे मुल्क का नाम नहीं लिखा। ये एक ऐसे गांव की कहानी है जहां पे दो वाक़यात बायक वक्त इकट्ठे हो रहे थे। ये वो वक्त था जब लोग अपनी ज़मीनों में काम करते और जल्द ही अपने घरों को वापस लौट आते। ये लोग सुबह सुबह उठने के आदी होते और बहुत ही जल्दी अपनी खेतों में काम करने के लिए पहुंच जाते और शाम को 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे तक अपने घरों को वापस आ जाते। वहीं उसी गांव में एक छोटी सी बैठक लगती। गांव क्या था कि हर तरफ हरियाली हरियाली थी, सरसब्ज जमीनें थी। एक जगह ऐसी थी जहां पे 8 से 10 मकान इकट्ठे बने हुए थे और बाकी मकान फासलों पे थे। यानी हर किसी ने अपना घर अपनी जमीन के बीचों बीच बना रखा था। वहीं पे एक घर जो गांव के एक सिरे पे बिल्कुल जमीनों के बिल्कुल दरमियान में मौजूद था, वो था अकरम का घर। और उस घर में अकरम, उसकी बीवी और उसका 2 साल का बेटा मोहसन रिहाइश पजीर थे। और दूसरी तरफ उसी गांव के अंदर एक और घर जिसमें मजीद साहब, उनकी बीवी फहमीदा और बड़ी बेटी आसिया और छोटी बेटी खालदा रहती थी। जो उनकी बड़ी बेटी आसिया थी, गांव के लोग अमूमन सांवले होते हैं लेकिन वो बहुत ही काली थी। छोटी सी थी और जब पैदा हुई थी तो इतनी काली थी कि माँ बाप का रंग भी गंदबी था, लेकिन इतना काला नहीं था कि वो बेटी को देख के माँ, स्पेशली फहमीदा, हैरान सी हो गई कि ये कैसी बेटी पैदा हो गई है, इतनी काला तो हमारे गांव में कोई भी नहीं है। और जब अगले साल उनकी दूसरी बेटी जिसका नाम खालदा है, खालदा पैदा हुई तो उसका रंगत काफी साफ सुथरी थी। आसिया के नक्श तो बहुत खूबसूरत थे लेकिन रंग बहुत ही काला था। बचपन से ही मां छोटी बेटी खालदा को ज्यादा प्यार करती और आसिया को कहती, ये तो काली कलोटी पैदा हो गई है, मैं तो अभी से परेशान हूं, जब ये बड़ी होगी तो कौन मेरी इस बेटी के साथ शादी करेगा। ये 4 लोगों की फैमिली गांव का एक बड़ा सा घर जिसका एक बड़ा सा सहन था और उस सहन से आगे 2 कमरे बने हुए थे। उन 2 कमरों के पीछे एक रास्ता सा जाता था जहां पे वो अपने माल मवेशी का चारा वगैरह डालते और वहीं पे एक कमरा भी बना हुआ था जिसमें तूड़ी वगैरह और इस तरह की चीजें पड़ी रहती और एक कच्चा सा कमरा टूटा फूटा सा था। ये काफी बड़ा घर तो था लेकिन इस घर की गुर्बत दूर से ही नजर आती थी। बाकी गांव के लोगों के पास फिर भी कोई जमीनें, कोई काश्त करने के लिए कुछ था, लेकिन सिर्फ एक मलकियत में उनको माँ बाप से ये कच्चा घर मिला था जिसके सहन के अंदर एक बहुत बड़ा बेरी का दरख्त था जिसकी छांव पूरे सहन को गर्मियों के दिनों में एक ठंडक और राहत का एहसास पहुंचाती। गांव के लोग उस वक्त एक दूसरे का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। अब जब आसिया जवान हो चुकी थी, मां उसको देखती और आहें भरती कि मेरी इस बेटी का कौन रिश्ता करेगा, इसके लिए तो कोई भी रिश्ता नहीं लेगा। वैसे भी उनके पास देने को कुछ भी तो नहीं था, कोई जहेज नाम की चीज नहीं थी। वरना गांव के लोग जब उस गांव के रिवायत के हिसाब से अपनी बेटियों को रुखसत करते तो कोई बेटी के साथ कोई बकरी, कोई गाय, कोई भैंस, कोई जानवर, कोई जमीर का टुकड़ा, कोई सामान, जहेज का सामान, कुछ ना कुछ वो जरूर देते थे। एक तो घर में वैसे ही गुर्बत, शौहर मजदूरी करते और उस मजदूरी से वैसे भी घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता, तो जहेज कहां से आता या बेटी को रुखसत करने के लिए कहां से कोई जानवर
वो शादी के वक्त बेटी के साथ रवाना करती। ऊपर से वो काली कलोटी थी। मां की मोहब्बत कम मिलने की वजह से बाप दोनों से ही मोहब्बत करता था, बड़ी बेटी से भी छोटी बेटी से भी। क्या हुआ, बड़ी बेटी अगर काली थी लेकिन बाप की मोहब्बत दोनों के लिए बराबर थी। मां डरती थी इस खौफ से कि जहेज भी नहीं, शक्ल भी नहीं, रंग भी काला स्या, तो कौन शादी करेगा। इसलिए मां ने छोटी से हमेशा प्यार किया, उसके साथ कम ही प्यार किया। तो वो बचपन से ही अजीब थी, गुमसुम सी, बहुत कम बोलने वाली। सहेलियां भी उसकी कम थीं, अपने आप से बातें करती थी। और अक्सर मां ने उसको नोट किया था। मां उससे कहती किससे बातें कर रही है, तो मां की तरफ घूर के देखती और कहती किसी से नहीं, अपने आप से बोल रही थी। और अपने आप से बोलती। अब वो उम्र आ पहुंची थी कि मां हर रात को परेशान सी लेटती बिस्तर पे, काश कोई रिश्ता आ जाए। कहां से आएगा, बड़ी का रिश्ता होगा तो तभी मैं छोटी का रिश्ता कर पाऊंगी, और जब बड़ी का रिश्ता नहीं होगा तो मेरी छोटी क्या, वो भी ऐसी कुंवारी रह जाएगी। जहां बाप को शदीद परेशानी थी, वहीं मां उससे ज्यादा परेशान थी। मां को तो परेशानी बचपन पे जब वो पैदा हुई थी तब से लाहक हो गई थी कि कौन करेगा इससे शादी। और उधर अकरम, नाम मुझे याद करने पड़ेंगे, अकरम अपने बेटे मोहसिन के साथ, अपनी बीवी के साथ बहुत खुश था। उसका दोस्त जिसका नाम इरशाद था, उसके साथ मिलके उन दोनों ने अपनी जमीनों को इस तरह इकट्ठा कर लिया था। बहुत ज्यादा जमीनों दोनों के पास नहीं थी। जितना जमीनों के टुकड़ा इरशाद के पास था उतना ही अकरम के पास था। उन दोनों ने फैसला किया कि हम अलग अलग अपनी ज़मीनों में मेहनत करते हैं और अनाज और फसलें और सब्जियां उगाते हैं, तो क्यों ना हम ऐसा करें। हम दोनों क्योंकि मिलती हैं, हम गहरे दोस्त भी हैं, और हमारी ज़मीनें, अब हम जवान हो चुके हैं। वालदैन जब तक ज़िंदा थे वो चलाते रहे सिस्टम को, अब हमारे हाथ में है। वालदैन दोनों के गुजर चुके हैं, हम बाइख्तियार हैं। तो दोनों की ज़मीनें बिल्कुल आपस में मिलती हैं, तो ऐसा क्यों ना करें, इनको इकट्ठा कर लेते हैं। मिलके दोनों ही इन ज़मीनों पे इस अंदाज में मेहनत करते हैं कि जितनी भी फसल आएगी वो हम दोनों आधी आधी करेंगे। ये मशवरा दोनों को अच्छा लगा, और यूं दोनों ने मिलके उन ज़मीनों पे मिलके मेहनत शुरू कर दी, और रिजल्ट ये निकला, दोनों की ज़मीनें पहले से ज़्यादा अच्छी हुई। अकेला अकेला करने की वजह से वो दोनों उनकी देखभाल नहीं कर सकते थे। इस तरह उन्होंने काम अब बांट रखे थे कि बेहतरीन फसल उगने की वजह से दोनों खुश थे। और ये चौथा साल था वो इसी तरह ही अपनी फसलें इकट्ठे उठा रहे थे। वो जो पुरानी उनकी एक बचपन से दोस्ती चली आ रही थी, अब वो कारोबारी शराकत भी बन चुकी थी। आज गांव में सर्दी बहुत ज्यादा थी। गांव की वो बैठक, जो लोग बैठते थे, हुक्का वगैरह पीते और गपशप करते थे, आज शदीद सर्दी की वजह से चंद लोग आए, आग जलाई हुई थी, लेकिन सब ये कहते हुए जल्दी से अपने घरों को चले गए कि आज ठंड बहुत है यार, आज बैठना मुश्किल होगा। यूं आज बैठक भी ना हुई। अकरम बहुत कम वहां पे जाता था, क्योंकि अकरम का घर गांव के उन बने हुए 8-10 जो घर थे उनसे काफी फासले पे था, एक अलग थलग अकेला बना हुआ मकान। जब रात खाना खा चुके तो अपने कमरे के अंदर लेटे हुए थे। एक चारपाई पे बीवी लेटी थी और दूसरी चारपाई पे अकरम, जिसकी बगल में उसका बेटा 2.5 साल का मोहसिन लेटा था। आज शदीद सर्दी थी, कमरे का दरवाजा बंद था, और तभी बेटे ने बाप से फरमाइश की, अब्बा मुझे कहानी सुनाना, मुझे कहानी सुनाओ। उस दौर की एंटरटेनमेंट बच्चों की कहानी ही होती थी। घरों में दादियां होती तो दादियों के साथ बच्चे अटैच होते, अगर दादी नहीं होती थी तो माँ और बाप में से किसी से बच्चे फरमाइश करके कहानी सुनते। बाप ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुझे कहानी सुनाता हूं। उस कमरे के अंदर जहां पे अब कोयले बुझ चुके थे, उस कमरे को गर्म रखने के लिए उस मट्टी की बनी हुई जो परात थी उसके अंदर कोयले डाले गए थे, उस पुरानी परात के अंदर के कमरे को काफी गर्म किया जा सके। और जब दरवाजा बंद कर दिया जाता था तो उन कोयलों को बुझा दिया जाता था ताकि उनकी गैस पैदा ना हो। अब कोयले बुझने की वजह से
कमरा जो काफ़ी देर पहले गर्म था अब काफ़ी ठंडा महसूस हो रहा था। दूसरी चारपाई पे लेटी माँ बोली, मोहसिन मेरा बच्चा मेरे पास आ जा, अब्बा को सोने दे, उसने सब जल्दी उठना है, आजा मैं तुझे कहानी सुनाती हूँ। मोहसिन को महसूस हुआ जैसे माँ मुझे अपने अब्बा से दूर ले जाएगी। वो बाप से और चिपक गया और बोला, नहीं मुझे अब्बा से कहानी सुननी है। अच्छा ठीक है, मैं अपने बेटे को कहानी सुनाता हूँ। अब्बा ने अपने बेटे को कहानी सुनानी शुरू कर दी और कहानी के बीच बीच में से उससे पूछता, कोई ना कोई ऐसी बात करता जिससे बच्चा उस बात का जवाब देता। मकसद क्या होता ये चेक करना कि सो गया है या अभी तक जाग रहा है। जब वो आगे से जवाब ना देता तो बाप समझ जाता गहरी नींद सो चुका है और फिर वो भी सो जाता। और जब तक वो जवाब देता रहता बाप एक कहानी को जारी रखता। मोहसिन सो चुका था। मोहसिन की मां तो कब की सो गई थी। अब अकरम ने कहा, मैं भी सो जाऊं। उस गर्म की हुई रजाई के अंदर जहां बच्चा उसके बगल में गहरी नींद सो रहा था, बीवी भी सो रही थी। अकरम ने भी आंखें बंद की और उस रात के अंधेरे में सो गया। ये रात के 12 या 1 बजे का टाइम होगा कि उनके बाहर दरवाजे पे जोर जोर से दस्तक हुई। इतने जोर से दस्तक हुई कि बीवी एकदम से जाग गई। मोहसिन की मां एकदम से दबक के अपने बिस्तर से सर बाहर निकाला। ठंड की वजह से वो अपना सर भी बिस्तर के अंदर किए हुए लेटी हुई थी कि या खुदाया क्या हो गया, कौन आ गया है इस वक्त। और उसी वक्त जब दरवाजा जोर जोर से दोबारा पीटा गया तो अकरम भी जाग गया। मोहसिन अभी तक सो रहा था। जब इंसान गहरी नींद से जागता है तो कुछ देर लगती है उसको समझने में कि क्यों जागा है। तो अकरम को एहसास हुआ मैं उस दरवाजे के पीटे जाने की वजह से जागा हूं। तो तभी बीवी की पीछे आवाज आई, आप जाग गए? हां जाग गया हूं, कोई दरवाजा खटखटा रहा है रात के इस पहर। खुदा खैर करे, मैं देखता हूं, तुम लेटो, मैं देखता हूं। बच्चे को उसी तरह उसके ऊपर रजाई डाल के, गर्म रजाई उसको ठंड ना लग जाए, आराम से वो बिस्तर से नीचे उतरा। उधर बेचैन सी बीवी भी चारपाई के अंदर जो अपने पूरे जिस्म को ढांप के लेटी थी एकदम से उठकर बैठ गई, जैसे बेचैन सी हो गई और रात के इस पैर कभी भी दरवाजा नहीं खटका था। अब कमरे में उसने लालटेन को जलाया और उसके बाद वो लालटेन लेकर बाहर की तरफ जाने लगा, ये सोचते हुए कि कौन आया है। एकदम से उसकी छठी हिस्स ने कहा जैसे कुछ गड़बड़ है। वहीं साइड पे लकड़ियां काटने वाला जो कुल्हाड़ा रखा था, जो लकड़ी का था और आगे से उसका दस्ता लकड़ी का और आगे से वो लोहे का बना था, वो उसने उठा के अपने कंधे में इस अंदाज में रख लिया कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो मुझे उसके लिए संभल के जाना चाहिए। दरवाजा अभी तक जोर जोर से पीटा जा रहा था। उसने कहा भी आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं, लेकिन लगता था दरवाजा पीटने वाले को जैसे आवाज नहीं जा रही। वो बहुत बेचैन था और जोर जोर से पीटे जा रहा था। यहां तक कि अकरम तेजी से चलता हुआ दरवाजे के करीब पहुंचा और दरवाजे के बाहर से आवाज दी, कौन है भाई? आ गया हूं, आ गया हूं, कौन है? उसी वक्त जैसे ही दरवाजे के अंदर से उसने ये आवाज सदा लगाई, कौन है? बाहर खड़ा दरवाजा जो भी पीट रहा था उसने दरवाजा खटखटाना बंद कर दिया। लेकिन अकरम कोई सवाल का जवाब ना मिला। बाहर कौन है? गांव का कोई शख्स परेशानी की हालत में अगर किसी का दरवाजा खटखटाता है तो सबसे पहले अपना तारुफ कराता है, मैं हूं फलां शख्स, ताकि अगला परेशान ना हो, खौफजदा ना हो। दरवाजा खोलो, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया था। तीसरी दफा उसने पूछा, कौन है? कौन है बाहर? खामोशी। उसने कुल्हाड़े को एहतियात से अपने हाथ में पकड़ लिया और दरवाजे की कुंडी खोल के एकदम से पीछे हट गया कि अगर कोई भी है तो मैं उसका मुकाबला कर सकूं। सामने कोई भी नहीं था। एकदम से वो बाहर निकला। उसने अपनी दाईं जानिब देखा, अपनी बाईं जानिब देखा, लेकिन दोनों तरफ कोई भी नहीं था। अभी भी वो होशियार खड़ा था, लालटेन उसके हाथ में था, दूसरे हाथ को कुल्हाड़ी को इस अंदाज में पकड़ के खड़ा था कि अगर कोई भी परेशानी की वाली बात हो सकी तो या बचाव कर सकूं या मुकाबला कर सकूं। लेकिन इधर उधर उसने सारा बाहर देख रखा, बाहर कुछ भी नहीं था। उधर बीवी अंदर बहुत ज्यादा ही परेशान हो गई। उसकी भी जैसे छठी हिस्स कह रही हो का मामला क्या है। उसने अंदर दिए को जलाया
जैसे ही उसने अंदर दिया जलाया तो वो बाहर बेचैनी से इधर उधर देखता हुआ परेशान खड़ा हुआ। अकरम जो परेशान था कि कौन था, कहाँ चला गया। उसी वक्त तो बाहर था जब मैं उसे पूछ रहा था कौन है, और उस वक्त दरवाजा उसने खटखटाया था। इतनी जल्दी कहाँ चला गया कि एकदम से अंदर चीखने की आवाज आई। वो उसी वक्त भागा, दरवाजा खुला छोड़ के ही भागा, और तेजी से भागता हुआ जब अंदर गया तो देखता है बीवी अपनी जगह पे खड़ी थर थर कांप रही है, और जिस बिस्तर से अभी वो उठ के गया था उसी बिस्तर की रजाई पे एक काला सांप फन फैलाए बैठा है। वो काला स्याह ऐसा सांप है जो बिल्कुल इस अंदाज में फन फैलाए बैठा है जैसे उनके बेटे पे उसी लम्हे वो हमला कर देगा। शुक्र तो यह था कि जिस वक्त अकरम उस बिस्तर से उठा था उसने उस बेटे को जिस्म को ना सिर्फ ढांका था बल्कि ढांपने के साथ साथ उसके मुंह पे भी रजाई डाल दी थी, और वो सांप इस अंदाज में झुक रहा था जैसे अगर ये रजाई हट जाए तो उस बच्चे पे हमला कर सके। वही कुल्हाड़ी अभी तक उसके अंदाज में हाथ में उसी तरह अलर्ट थी, और जल्दी से वो कुल्हाड़ी लेके भागा उस सांप की तरफ, लेकिन सांप तेजी से नीचे उतर गया और जल्दी से उसने नीचे इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया। बीवी ने छलांग लगाई, बिस्तर तक पहुंची और अपने मोहसिन को उठा के अपने सीने से लगा दिया और बाहर सहन में चली गई। वो कमरे में सांप को ढूंढता रहा, लेकिन कमरे में सांप नहीं था। बाहर ठंड थी, वो खुद भी परेशान था। बीवी को लेके दूसरे कमरे में पहुंचा। दोनों के ऊपर पहले ही वो मां ने बेटे के ऊपर गरम शाल ओढ़ ली थी। दूसरे कमरे में वो हैरान था और बीवी उसकी तरफ देख रही थी। उसने कहा, जब आप बाहर गए मैं बेचैन थी, मैंने ऐसे दिया जलाया तो मेरी निगाह पड़ी ये सांप हमारे मोहसिन के ऊपर बैठा था, लेकिन अब तो वो कहीं नहीं है। अब इसको सुबह ही अच्छी तरीके ढूंढा जा सकता है, कमरे में तो नहीं है, अगर कहीं छुप गया है सुबह देखेंगे। वो रात उन्होंने जागते हुए गुजारी और जैसे ही सुबह हुई पूरे घर को छान मारा। सांप का कहीं पे कोई नामो निशान नहीं था। अगर सांप था तो वो भाग गया था। उसी वक्त मोहसिन की मां ने चावल पकाए और शौहर को दिए कि ये जाके गांव में बांट देना और कुछ सदका खैरात भी कर देना। और गांव के लोग ऐसे ही खाना वगैरह पका के उस वक्त लोगों में बांट देते थे। और उसने पढ़ के बच्चे पे दम भी कर दिया। आंखों में वो जो बच्चों को काजल लगाया जाता था, सुरमा पहनाया जाता था, उसने सुरमा उसके माथे पे भी निशान लगा दिया और उसके सीने पे भी निशान लगा दिया कि नजरे बद भी ना लगे मेरे बेटे को। और वो मुतमईन हो गई। उधर उसने जाके वो पके हुए चावल भी बांट दिए। उधर दूसरी तरफ फहमीदा और मजीद के घर में, फहमीदा एक रात को सोई थी इसी परेशानी में कि उसकी आंख तो लग गई कि बेटी का रिश्ता कहां से आएगा। छोटी भी जवान हो रही है, बड़ी का रिश्ता हो तो मैं छोटी के हाथ पीले कर सकूं। घर में देने को कुछ भी नहीं है, क्या होगा। कि उसकी आंख तो लग गई, लेकिन रात का कौन सा पहर था कि उसकी आंख खुल सी गई। उसकी जैसे ही आंख खुली उसने देखा कि उसकी साथ वाले कमरे से, जहां उसकी दोनों बेटियां सोती थी, उसकी बेटी की बोलने की आवाज आ रही है। सर्दियों की रात थी, खामोशी थी हर तरफ, और बेटी की इस तरह बोलने की जब आवाज आ रही थी तो वो एकदम से चौंक सी गई कि बेटी किससे बोल रही है। ये तो उसी बड़ी काली कलोटी आसिया की आवाज थी। आसिया क्या अपनी बहन से बोल रही है? किससे बात कर रही है? वो कुछ देर इस तरह सुनती रही, लेकिन उसके बाद फिर से सो गई। शायद रात के उस पहर अपनी बहन से बात कर रही थी या क्या था। सुबह उठ के उसने आसिया से पूछा कि रात तू किससे बातें कर रही थी? क्या बहनें दोनों जाग गई थी रात? नहीं मां, हम तो सो रही थी। नहीं, मैंने खुद तेरी आवाज सुनी है, तू बोल रही थी, मैं समझी अपनी बहन से बात कर रही है, वो भी जाग गई होगी। नहीं मां, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं तो सो रही थी। कुछ दिनों के बाद फिर से मां की आंख खुली तो साथ वाले कमरे से बेटी की उसी तरह बोलने की आवाज आई। अब तो वो चौंक गई कि मेरा वहम नहीं हो सकता। उस दिन बेटी ने कहा था, मां आपने कोई ख्वाब देखा होगा, आपका कोई वहम होगा, लेकिन ये तो क्लियर आवाज आ रही है। वो आराम से अपने बिस्तर से उठी और चलती हुई
दरवाजे के करीब जाके खड़ी हुई तो उसने सुना बेटी के बोलने की आवाज दरवाजे के बाहर से भी क्लियर आ रही है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था बेटी किससे बोल रही है। बेटी कोई बात करती, बहुत ही धीमा लहजा था, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता वो किसी से बात करती और उसके बाद खामोश हो जाती। कुछ देर के बाद फिर दोबारा बोलती, जैसे किसी सवाल का, किसी बात का जवाब दे रही हो। मां जब कुछ देर ये सुनती रही और उससे बर्दाश्त ना हुआ तो उसी वक्त उसने दरवाजा खटखटाया, और जैसे ही दरवाजा खटखटाया गया तो छोटी बेटी ने उठकर दरवाजा खोला। मां को बाहर खड़े हुए देखा तो एकदम से परेशान हो गई और कहा, मां क्या हुआ है? मां ने बड़ी बेटी आसिया की तरफ देखा तो वो गहरी नींद सो रही थी। छोटी से पूछा, तुम जाग रही थी? उसने कहा, नहीं मां, मैं सोई थी, दरवाजा खटखटाया आपने तो तभी मैं जागी हूं। आपको पता है आसिया तो बहुत गहरी नींद सोती है, वो इतनी जल्दी नहीं जागती। मेरी आंख जल्दी खुल जाती है, कच्ची नींद सोती हूं मैं। जैसे आपने दरवाजा खटखटाया तो मैं उठ गई हूं। लेकिन क्या हुआ है? मां चलती हुई आसिया के पास गई और आसिया को जब हिला के देखा तो वो गहरी नींद थी। फिर भी मां ने उसको जगाया, झंझोड़ा तो वो गहरी नींद से जागी, जैसे बिल्कुल गहरी नींद में थी। और मां को देखते ही यकीन हो गया ये तो गहरी नींद में है, लेकिन आवाज तो क्लियर आसिया की थी, लेकिन आसिया गहरी नींद से जागी थी। मां बोली, कुछ नहीं कुछ नहीं, सो जाओ, तुम लोग सो जाओ। और मां अपने कमरे में चली गई। उधर अकरम अपने दोस्त इरशाद के साथ बैठा जमीनों में खाना खा रहा था। दोनों अपने अपने घरों से दिन का खाना साथ लेके आते थे, नाश्ता करके आते थे, और बीवियां उनको दिन का खाना दे देती थी और कभी कभी पहुंचा जाती थी ताजा खाना। वो दोनों बैठे खाना खा रहे थे कि इरशाद ने कहा, अकरम तुझे पता लगा आज गांव में क्या हुआ है? अकरम गहरी सोच में था। इरशाद को लगा कि जैसे इसने मेरी बात ही नहीं सुनी। उसने कहा, अकरम, ओए अकरम, हाँ हाँ क्या हुआ? तुझे पता है गांव में क्या हुआ है? नहीं, मुझे नहीं पता। क्यों, क्या हुआ है? पहले ये बता, तू क्यों परेशान है? वो तो बाद में बताऊंगा गांव में क्या हुआ है। तू इतना परेशान क्यों है? किस गहरी सोच में था? नहीं कुछ नहीं, तू मेरा यार है, बचपन का यार है, तू मुझसे छुपाएगा? बता ना क्या हुआ है। तो वो उसे बोला, यार रात अजीब हुआ है। क्या? कुछ दिनों पहले का वाकया है कि मेरे घर के बाहर रात को दरवाजा खटखटाया गया, और जब मैं दरवाजे पे पहुंचा, आवाज दी तो आगे से खामोशी छा गई। जब मैंने दरवाजा खोल के देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। मैं इधर उधर खड़ा ढूंढ रहा था उस दरवाजा पीटने वाले को कि अंदर से चीख की आवाज आई। मैं भागता हुआ अंदर पहुंचा तो क्या देखता हूं, मोहसिन के बिस्तर पे, जहां मोहसिन लेटा था उसके ऊपर रजाई पड़ी थी। उसी रजाई पे जिस जगह मोहसिन लेटा था, मोहसिन के ऊपर वो रजाई पे चढ़ के बैठा था, वो एक काला स्याह सांप था। उस सांप को मैंने जैसे ही देखा, उसको मारने के लिए भागा तो वो सांप उसी लम्हे वहां से नीचे उतरा और भाग गया। रात सारी हमने जाग के गुजारी, लेकिन वो सांप सुबह भी कहीं नहीं था। कल रात फिर से एक वाकया हुआ है। कैसा वाकया? मेरी बीवी अब बहुत ज्यादा डरना शुरू हो गई है। मैंने उसके बाद सांप को नहीं देखा, लेकिन कल रात वो नींद में सोई हुई थी। उसने एक जोरदार चीख मारी है, और जब मेरी आंख खुली है तो मोहसिन मेरे साथ ही लेटा था। तो हवास बाख्ता थी, डरी हुई थी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला, सांप सांप सांप। मैंने कहा कमरे में अंधेरा है, तुम्हें सांप की कहां से शक्ल नजर आ गई? तो वो बोली, वो फुंकार रहा था, जोर जोर से फुंकार रहा था। वो इस तरह की आवाजें निकाल रहा था जैसे सांप किसी को डसने के लिए मुंह से शोर निकालता है, आवाजें निकाल रहा था। मैंने उससे कहा, नहीं
मैंने उठ के लालटेन जलाया, कमरे में रोशनी कर दी, लेकिन कहीं पे कोई सांप का नामो निशान नहीं था। उसका वहम था, वो अजीब सी हरकतें करना शुरू हो गई है। इरशाद उसकी बात सुन के बोला, ऐसा क्या हुआ एक दफा जो तुमने सांप देख लिया, तुम्हारी बीवी ने देख लिया? गांव के अंदर तो सांप निकलते रहते हैं और कई दफा हमारे बिस्तरों पे भी चढ़ आते हैं, नीचे भी होते हैं, उसके दिमाग पे क्यों है? पता नहीं यार, मुझे याद पड़ता है जिस दिन मैंने उस सांप को देखा था, उसके बाद तो मैंने सांप नहीं देखा। मेरी बीवी कई दफा सांप को देख चुकी है। हैरत की बात यह है, मैंने उससे पहले सिर्फ एक दफा देखा था। सुबह का टाइम था, मैं उस दिन घर जल्दी चला गया। मेरी बीवी मेरे दिन का खाना तैयार कर रही थी। तुझे पता है हम चले जाते हैं, सामान वगैरह लिया हुआ था जो पहुंचाने के लिए गया था। घर सामान वगैरह पहुंचाया तो असलम के लिए टॉफियां ले गया था। मैंने कहा खुश हो जाएगा, उसको टॉफियां दे दूं। मैं जैसे ही अंदर कमरे में दाखिल हुआ तो वो मिट्टी के खिलौनों के साथ बैठा खेल रहा था, और उसी वक्त मैंने जो मंजर देखा वो बहुत ही अजीब था यार। मेरे बेटे को पता नहीं था, लेकिन मेरे बेटे के बिल्कुल पास ही एक काला स्याह सांप बैठा था। वो बहुत बड़ा तो नहीं था, छोटा सा था, लेकिन इतना छोटा भी नहीं था। जो मैंने बाद में देखा है, जो उसके बिस्तर पे बैठा था वो तो तगड़ा, बहुत मोटा और बहुत लंबा सांप था। वो एक छोटा सा सांप था, मेरे बेटे के साथ बैठा हुआ था। और हैरत की बात यह थी, वो इस अंदाज में उठ के बैठा था कि उसका मुंह जो फन फैलाए बैठा था, मेरे बेटे की कमर के साथ, यानी कि साइड जो होती है एक इंसान की, उस साइड के साथ ऐसे बैठा हुआ था। और मेरे बेटे को पता तक भी नहीं था कि उसके साइड के साथ इस तरह वो जुड़ के बैठा है। जैसे ही मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ, मेरे तो हाथ पांव फूल गए, चीज़ें मेरे हाथ से गिर गईं कि कहीं मेरे बेटे को ये डस ना ले। मैंने फौरन तौर पे एक डंडा उठाया और आराम से जाके उस डंडे से या उसको साइड पे किया, और उसके बाद मैंने ऐसी जोर से उसको चोट मारी सर में कि वो मर गया। बीवी मेरी डर ना जाए, परेशान ना हो जाए, औरत ज़ात है, तो उसी वक्त उसको मैंने उठाया और जाके तरीके से बाहर फेंक आया कि मेरी बीवी को पता ना लगे। चीज़ें वगैरह मैंने बेगम को दी, बच्चे को टॉफ़ियाँ वगैरह दी। मैं बैठ गया कि खाना वगैरह लेके ही जाऊंगा। मैंने खाना वगैरह लिया और मैं लेकर चला गया। उसके बाद सिर्फ सांप मैंने उस रात को देखा है जब दरवाज़ा खटखटाया गया था, लेकिन कल मेरी बीवी ने देखा है। उससे पहले भी एक दिन मुझे कह रही थी कि मुझे ख्वाब में सांप नजर आता है, और मैं हैरान हो गया कि इसके दिमाग पे इतना सांप क्यों सवार हो गया है। तभी तो कल रात भी वो सांप के फुकारने की बात बता रही थी। तभी मैं परेशान हूं, ये क्या हो गया है मेरी बीवी को। इरशाद बोला, औरत ज़ात कमज़ोर दिल की मालिक होती है। वो छोटी छोटी बातों को भी बहुत सर पे सवार कर लेती है, परेशान हो जाती है। माँ भी है ना, जहाँ बाप बेटे से प्यार करता है उस तरह इजहार नहीं कर सकता जितना माँ बच्चे से प्यार का इजहार करती है। उसने देख लिया ना, पहली दफ़ा जब तूने मारा वो नहीं देख सकी, लेकिन दूसरी दफ़ा जब तूने उसको मारा उस सांप को, तो जब दूसरी दफ़ा उसने देखा जिस तरह वो उसके बिस्तर पे बैठा था, इतना मोटा तगड़ा जिस तरह तू बता रहा है, तो वो तो उसके दिमाग पे सवार होना था, वो उसके दिमाग पे सवार हो गया है। इसलिए वो बहुत डर गई है। उसको ख्वाब भी नज़र आ रहे हैं, और जब उसको ख्वाब नज़र आते हैं तो वो फुंकार भी सुन रही है। ये कोई परेशानी की बात नहीं है, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा इरशाद, तू कह रहा था कि कोई बात है गांव में हुआ है, क्या हुआ है? वो बोला, यार तू उस लड़के के नासिर को जानता है? नासिर? अच्छा वो आवारा सा लड़का। हाँ हाँ वही, वो आवारा सा लड़का जिससे सारे गांव वाले तंग हैं। माँ बाप बूढ़े हैं। बचपन में तो उसको फिर भी मार लेते थे, छोटा था, जितना समझाया, लेकिन बचपन से ही उसकी आदतें खराब थीं। कोई काम काज नहीं किया, भाग जाता है, पता नहीं कहीं चोरियां करता है, क्या करता है, कहाँ से पैसा ले आता है, माँ बाप को भी आज तक नहीं पता। लेकिन सारे गांव की नाक में दम कर रखा है, सारे ही उससे तंग है, जानता है ना? हाँ हाँ वही यार, जिसने एक छल्ला सा पहन रखा है अपनी उंगली में, जिसके साथ वो अक्सर खेलता रहता है, चांदी का है शायद वो, वही तूने सही पहचाना, वो उबाश साहब। यार उसका कत्ल हो गया है। क्या?
कत्ल हो गया है, कैसे पता नहीं, लेकिन आज उसकी लाश मिली है। खेतों के पास उसकी लाश पड़ी थी और उसकी आंखें खुली हुई थीं। उसके दोनों हाथ कटे हुए थे, दायां बायां दोनों हाथ उसके कटे हुए थे और गायब थे। बूढ़े मां बाप वहां पे रोते हुए तो पहुंच गए, लेकिन किसी से क्या कहते, कोई जानता भी तो नहीं था। चोरियां करता है, डाके डालता है, किस ओबाशों के साथ फिरता है, पूरा गांव ही तो उससे तंग था। लेकिन फिर भी बूढ़े माँ बाप का वही वाहिद सहारा था गांव। माँ बाप को दिलासा तो देता रहा, लेकिन मरने वाला तो मर चुका था। तो आज तुझे मैं इसलिए कह रहा था, शाम को उसका जनाजा है यार, तूने भी चलना है। हाँ यार, मैं भी चलूंगा। और शाम को उन दोनों ने भी, गांव के इतने ही कम लोग थे, जितने भी घर थे, वो इतला देते थे, खुशी हो या गमी हो सारे उसमें शिरकत करते। यूं दोनों उस जनाजे में भी शरीक हुए। उधर अकरम की बीवी अजीब अजीब सी रहने लगी थी कि एक शाम फिर से अकरम अपने घर में दाखिल हुआ। वो उसके लिए गरम गरम रोटियां पकाने के लिए बैठी। उनका बेटा मोहसिन करीब ही मां के पास था। बाप ने जाते ही बेटे को प्यार से उठा लिया। उसकी कुल कायनात उसकी बीवी और उसका बेटा था, जो उसकी खुशी थी। घर में दाखिल होते ही वो खुश हो जाता था। तो अपने बेटे के साथ खेल रहा था कि उसी वक्त रोटियां पकाती मां के मुंह से एक चीख निकली। और जैसे ही बीवी ने चीख मारी, उसी वक्त अकरम ने बीवी की आंखों में देखा तो वो एक साइड पे देख के शदीद डरी हुई थी। अकरम ने मुड़ के पीछे की तरफ देखा तो पीछे एक काला स्याह सांप बैठा था और इस तरह अलर्ट बैठा था जैसे किसी लम्हे भी वो डस सकता है। उस चूल्हा जो मिट्टी का बना हुआ, जिसके अंदर आग लगी हुई थी, लकड़ियां लगी हुई थी, उस चीख मारती बीवी को जैसे होश सा आ गया। सांप शायद उसी वक्त डस ही लेता कि बीवी ने जल्दी से जलती हुई लकड़ी जिसको आग लगी हुई थी जल्दी से उठा ली और उठा के उसने यूं फेंक दी सांप की तरफ कि वो डर जाए। और वाकई वो उड़ती हुई सांप के करीब जाने लगी तो सांप तेजी से पीछे हो गया। और इतनी देर में अकरम अपने बेटे को लेकर तेजी से दूर चला गया। और उसी तरह वो कोई चीज उठाने लगा। जल्दी से उसने अपना बच्चा बीवी को दे दिया कि पकड़ो इसको, और कोई चीज उठाने लगा कि मैं इसको मार सकूं। और इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन इतनी देर में सांप गायब हो चुका था। और उधर दूसरी तरफ जहां फहमीदा ने अपनी बेटी काली कलोटी आसिया की बोलने की आवाज सुनी थी, लेकिन दरवाजा खटखटाने पे भी वो सोई हुई मिली थी। अब मां को अक्सर महसूस होता कि बेटी अपने दिन, और दिन को वैसे भी छांव के नीचे तो वो बैठते थे, उसी बेरी का जो दरख्त उनके शहर में लगा हुआ था उसके नीचे चारपाई डाल के बैठते। अब वो और गुमसुम सी हो गई थी, ज्यादातर वक्त अपना उसी चारपाई पे ही लेटी रहती जो बेरी के नीचे पड़ी होती थी। और जब रात होती, गर्मियों में सहन में सोते थे, तो अपनी चारपाई स्पेशल उसी बेरी के दरख्त के नीचे डालती कि मुझे यहां पे सोना है। बाप कहता बेटा दरख्त से थोड़ा सा दूर करके चारपाई को डालना चाहिए। वो कहती नहीं, मुझे यहां अच्छा लगता है। आज शाम को सारे घर वालों ने खाना खाया और अपने अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेट गए। यह एक गर्मियों की रात थी, सर्दियों की रात थी। वो अपने कमरे में मियां बीवी लेटे और उधर बेटी आसिया की वजह से मां क्योंकि परेशान थी, आजकल वो बदली बदली सी थी, अजीब सी बातें करती थी, अपने आप से बातें करती होती थी। दिन के टाइम भी उस चारपाई पे लेटी कुछ ना कुछ बोल रही होती थी, जैसे दीवानी, जैसे पागल सी हो गई हो, अपने आप से हर वक्त बातें करती रहती थी। इसलिए मां ने छोटी बेटी से कह दिया था कि दरवाजा रात को बंद ना रखा कर, मैं इसकी वजह से शदीद परेशान हूं। उसको परेशानी खाई जा रही थी, घर में देने को कुछ नहीं है, जहेज कुछ नहीं है, और ऊपर से ये पागल हो रही है।
मां अपने बिस्तर से उठी। उसको महसूस हुआ जैसे बाहर उसकी बेटी खिलखिला के ऊंची आवाज में किसी से बात कर रही है। मां अपने बिस्तर से उठी, जहां आज बहुत ज्यादा ठंड तो नहीं थी, लेकिन चांद अपने जोबन पे था। बाहर सहन में चांद की रोशनी फैली थी। मां आहिस्ता से अपने बिस्तर से उठी, क्योंकि बाहर से बेटी के बोलने की आवाजें आ रही थी। मां ने जूते पहने और आहिस्ता से दरवाजे को खोला। और जैसे ही मां ने दरवाजे को खोला तो वहीं खड़े खड़े मां के हाथ पांव शल हो गए और उसकी आंखें झपकना भूल गईं। सामने मंजर ही ऐसा अजीबो गरीब था। बेरी के दरख्त के नीचे उसने देखा एक लड़का जो काला स्याह है और उसकी बेटी आसिया, जिसने अपने बाल खोल रखे हैं और उसके बाल इतने लंबे हो गए हैं कि उसके बाल नीचे, उसके घुटनों से भी नीचे जमीन को छू रहे हैं। इतने बड़े बड़े उसके बाल हैं और लड़का उसके हाथ पकड़कर खड़ा है। बालों को देख के वो चौंक सी गई कि मेरी बेटी के बाल इतने बड़े तो नहीं हैं, लेकिन उसने जैसे ही देखा, उसने पीछे गर्दन करके कहका लगाया, जैसे जोर से लड़कियां हंसती हैं और गर्दन पीछे करती है। तो क्लियर उसने पहचान लिया, ये तो वही थी उसकी बेटी आसिया। और काला स्याह जो आगे खड़ा था वो आसिया से भी ज्यादा काला स्याह लड़का था। और उसने उसका हाथ छोड़ा और भाग के शरारत वाले अंदाज में उसी बेरी के दरख्त का जो तना था उसके पीछे छुप सा गया, जैसे उसको कह रहा हो मुझे ढूंढो। और वो जो कहका लगाते हुए जिसने अपनी गर्दन को पीछे किया था, जिसको मां ने पहचान लिया था, उसने देखा कि वो छुप गया है तो वो जल्दी से भागी, उस दरख्त के पीछे गई। तो वो लड़का दरख्त के पीछे से निकल के फिर भागा। अब वो गोल गोल भाग रहा था और उसकी बेटी उसके पीछे गोल गोल उस तने के इर्द गिर्द दोनों भाग रहे थे, उसको पकड़ रही थी। अब वो लड़का आगे आगे भागता और लड़की, उसकी बेटी, उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी। कि उसी वक्त मां ने देखा कि लड़के की निगाह भागते हुए रुक सा गया और उसकी निगाह सामने दरवाजे में खड़ी हुई फहमीदा पे पड़ी। जैसे ही उसने फहमीदा की तरफ देखा तो उसकी आंखें ऐसी चमकी कि मां झुरझुरी लेके रह गई, काम से रह गई। और उसी वक्त वो दरख्त के तने के अंदर चला गया और उसी वक्त उसने देखा बेटी मां की तरफ मुड़ी। वो जो भागती हुई आई थी, उसने भागते हुए उसको इस वक्त पकड़ ही लिया था। अभी तक वो इस तरह एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पकड़ नहीं पा रहे थे। इस वक्त जब वो आके खड़ा हुआ और वो सामने खड़ी फहमीदा को देख रहा था तो तभी पीछे से भागती हुई उसने उसको पकड़ लिया। वो खुश थी कि मैंने इसको पकड़ लिया। और जैसे ही बेटी ने भी देखा कि वो इसलिए रुक गया है कि सामने मां खड़ी है दरवाजे में, और उधर से आसिया ने भी जब मां को देख लिया तो वहीं मां की तरफ खड़े खड़े उसके बाल जो जमीन पे नीचे टच हो रहे थे, उसी वक्त वो उसके बाल ऊपर उठना शुरू हो गए। और जैसे ही उसके बाल उठना शुरू हो गए तो उसने देखा उसके बालों ने सीधा ऊपर बेरी के दरख्त के ऊपर जाके बल खा लिया, इस अंदाज में कि वो जमीन से तकरीबन 2 फुट ऊंची उड़ गई और उसके बालों ने ऊपर पकड़ा हुआ था और वो बालों की वजह से जमीन से 2 फुट ऊंची लटक रही थी। और इस तरह मां को वो देखती रही कि तभी उसने अपने दांतों को बाहर निकाला तो उसके इतने दांत बड़े बड़े हो गए कि मां और लरज गई। जो बुद्ध सी बनी खड़ी देख रही थी कि बेटी के बाल ऊपर दरख्त के अंदर फंस गए हैं, जैसे कोई रस्सा फेंकता है उससे लटकता है, तो उसने अपने बालों को फेंका नहीं था, खुद ब खुद उसके बाल ऊपर चले गए थे और बालों की मदद से अब वो जमीन से 2 फुट ऊंची लटक रही थी। और उसी वक्त उसने एक कहका लगाया और जैसे ही उसने लटकी हुई ने कहका लगाया तो मां ने देखा उसका वजूद तेजी के साथ ऊपर दरख्त के अंदर चला गया और दरख्त के अंदर कहकों की आवाज आ रही थी। ये कहके किसी और के नहीं, उसकी बेटी के कहके थे। वो उसी तरह उड़ती हुई ऊपर चली गई थी जैसे किसी ने उसको बालों से ऊपर खींच लिया हो। अपनी आंखों से वो अपनी बेटी को उस दरख्त के अंदर जाता हुआ देख चुकी थी। तभी उसके जोर से एक चीख निकली, उसके मुंह से जैसे ही चीख निकली वो जमीन पे गिर गई और उसका बाप जल्दी से उठ गया। बीवी को जैसे ही जमीन पे गिरा हुआ देखा तो वो बेहोश नहीं हुई थी, बस गिरी ही थी। उसने उसको जगाया तो उसकी आंखें शदीद खौफ से फटी हुई थी। उसने बाहर दरख्त की तरफ इशारा किया। शौहर जल्दी से बाहर निकल के उसने दरख्त की तरफ देखा और कहा क्या है।
यहां पे तो कुछ नहीं है। तो उसके मुंह से इतना निकला, हासिया, हासिया, हासिया को बचाओ। हासिया? बाप ने जैसे ही सुना भागता हुआ साथ वाले कमरे में गया। उसका दरवाजा बंद था। उसने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। देखा दोनों बेटियां सोई हुई हैं, आसिया भी और खालदा भी। वापस आया और कहा आसिया तो अपने बिस्तर पर सो रही है। मां को यकीन ना आया। उसने जैसे कैसे अपनी बीवी को हौसला दे के खड़ा किया और लेकर साथ वाले कमरे में गया तो देखा उसकी दोनों बेटियां सो रही हैं। वो परेशान हो गया। वो परेशान हो गई कि ये कैसे मुमकिन है। तो वो कौन थी? वो तो आसिया की शक्ल थी। हां, वो आसिया थी। मां को कुछ समझ ना आई कि ये क्या था। तभी मजीद ने बीवी को समझाया, मैं जानता हूं तुम आसिया की वजह से परेशान हो कि जहेज में भी देने को कुछ नहीं, कि किसी ऐसे के हम हाथ दे देते अपनी बेटी का हाथ, कि जिसको ये उम्मीद होती कि इस घर से कुछ जहेज मिल जाएगा, कोई जानवर मिल जाएंगे, कोई जेवरात मिल जाएंगे। हमारे पास तो देने को कुछ भी नहीं है, बस ये एक छत थी जिस पे हमने सर छुपाया हुआ है। और तुम ये सोच सोच के शदीद परेशान हो गई हो कि जब इसकी शादी नहीं होगी तो छोटी की भी नहीं होगी। और माओं को ये परेशानी खा जाती है बेटियों की शादियों की। मैं जानता हूं, मैं खुद भी बहुत परेशान हूं। इसलिए शायद तुम नींद में डरना शुरू हो गई हो, तुम ऐसे ख्वाब देखना शुरू हो गई हो, या तुम्हारी जहनी कैफियत ऐसी होनी शुरू हो गई है कि तुम जो कुछ बता रही हो, जो कुछ तुमने देखा है, ऐसा हकीकत में कुछ भी नहीं था। तुमने जैसे ही चीख मारी, अगर मान लिया जाए, वो फर्ज कर लिया जाए हमारी ही बेटी थी और दरख्त के ऊपर वो चली गई, तो जैसे ही तुमने चीख मारी है मैं उसी वक्त जाग गया हूं। और तुम जो बता रही हो, जैसे ही तुमने चीख मारी है उसी लम्हे तक वो ऊपर ही थी। ऐसे ही है ना? उसने कहा हाँ। उधर उसने कहा मैं जैसे ही उठा हूं सीधा तुम्हारी तरफ आया हूं और मैंने बाहर की तरफ देखा है, तुम बेहोश तो नहीं थी, नीचे गिरी हुई थी, इशारा बाहर की तरफ कर रही थी, और उसी वक्त मैंने बाहर की तरफ देखा। अगर हमारी बेटी होती तो इतनी जल्दी वो नीचे भी उतर गई, चलती हुई कमरे में अंदर भी गई, दरवाजा भी बंद कर लिया और सो भी गई। क्योंकि मैं जब उठा हूं तुम्हारे मुंह से आसिया का नाम सुना है, जल्दी से गया हूं, दरवाजा बंद था, मैंने दरवाजा खोला, आसिया गहरी नींद सोई हुई थी। ये ख्वाब है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो चुप हो गई। ये क्या है? उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी। उधर घर में मुसलसल अकरम अब दोबारा तो शाम को नहीं देख पाया था, लेकिन उसकी बीवी मुसलसल शाम को देख रही थी। उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी और वो उससे कहती थी हमें कहीं और चले जाना चाहिए, हमें कहीं दूर चले जाना चाहिए। एक शाम पीछे जो कमरा बना हुआ था, जानवर तो उनके पास थे नहीं, माँ बाप के दौर में थे, वो बेच दिए थे। वहाँ पे तूड़ी का एक कमरा भी बना हुआ था, तूड़ी वगैरह तो नहीं थी। माँ किसी काम से पीछे गई तो जब उस टूटे हुए कमरे से गुजरने लगी तो उसको वहाँ पे बहुत ज़्यादा बदबू महसूस हुई। ऐसी ज़बरदस्त बदबू कि माँ को उल्टी आने लगी कि क्या मरा पड़ा है यहाँ पे। इसको तो कम से कम कुत्ता मर गया है, बिल्ली मर गई है, क्या मर गया, इतनी गंदी बू आ रही है, कोई जानवर मर गया, इसको उठा के तो फेंके तो घर में भी बू आएगी। और मां चलती हुई जब उधर गई, बू का ताकुब किया तो जहां पे भोसे के पुराना एक किसी दौर का भोसा पड़ा हुआ था, तूड़ी पड़ी हुई थी, मां ने उसको हटाया। मुंह के ऊपर उसने अपने, इतनी तेज बदबू थी कि उसने मुंह के ऊपर अपने दुपट्टे को बांध लिया था, नाक को दुपट्टे से कवर कर लिया था। और उसने जब उस पुरानी तूड़ी को हटाया तो उसने देखा गले सड़े दो इंसान के हाथ पड़े थे और एक हाथ के अंदर वो चांदी की छल्ला भी मौजूद था, जो वो भी जानती थी कि वो लड़का जो गांव का आवारा नासिर लड़का था, उसी के हाथ में छल्ला होता था। उसको भी पता था जब वो मरा था तो उसके दोनों हाथ कट गए थे और उसकी लाश मिली थी। उसी वक्त उसने हाथों को देखा, अभी एकदम से वो झटका मार के सीधी हुई थी कि पीछे उसको किसी के खड़े होने की एहसास हुआ। और उसने जैसे पीछे मुड़ के देखा तो पीछे उसकी बेटी खड़ी थी, काली कलौटी आसिया। उसके बाल खुले हुए थे और लहरा रहे थे, हवा नहीं चल रही थी लेकिन फिर भी इतने तेज लहरा रहे थे जैसे तेज आंधी में बाल लहराते हैं। उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं, उसका चेहरा भयानक हो चुका था, उसके हाथों के नाखून भी बढ़ चुके थे। और उसी वक्त
उसने कहा, मां तू क्यों आई है यहां पे? ये लहजा उसी की बेटी आसिया का था, लेकिन गुस्से से भरा हुआ था। मां थर थर कांप रही थी और उसी वक्त मां इस अंदाज में लड़खड़ाई जैसे अभी बेहोश होकर गिर पड़ी थी। ये रात का टाइम तो नहीं था, ये शाम का टाइम था, अभी तो अंधेरा मुकम्मल नहीं हुआ था। और बेटी एक अजीबो गरीब हुलिया में, जिसके सर के बाल इस तरह लहरा रहे हैं, आंखें काली जो थी उसकी अब लाल सुर्ख थी और उसके हाथों के नाखून बढ़ गए थे, चेहरा भयानक नजर आ रहा था। मां को गिरता देख के एकदम से आगे बढ़ी और उसने मां को थाम लिया। मां को गिरने से भी उसी बेटी ने बचाया था और मां ने देखा, जब उसने थामा है तो उसने देखा सामने अब वो नॉर्मल शक्ल के साथ है। मां कांप रही थी और फिर वो अपनी नार्मल आवाज में बोली, मां मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूं, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूं। बस इस राज को किसी को ना बताई मां, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा, तेरा भी और मेरा भी। जिन हाथों को तूने देखा है, तू जानती है ना मेरी सहेली कोई नहीं है। रात को या तो मैं अपनी बहन के साथ या कभी अकेली ही खेतों में पेशाब करने के लिए जाती हूं। इस ओबाश ने मेरी इज्जत पे हमला करने की कोशिश की थी, जो किसी की अमानत है, और जब उसने उस पे इज्जत पे हमला करने की कोशिश की तो मैं वहां से तो भाग आई, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन ये हाथ मुझे दिए हैं किसी ने, कि उसने तुम्हारी इज्जत को लूटने की कोशिश की थी ना, ये देखो उन्हीं हाथों को हमने काट डाला है। मां के अंदर इतनी हिम्मत ही ना थी कि बेटी से पूछ सके किसने किसने किसकी बात कर रही हो, लेकिन मां अंदर ही अंदर शदीद घबरा गई। मां को बेटी से अब शदीद खौफ आने लगा था। उसने उसका जो रूप देख लिया था, उसी रूप के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल भी हो गई थी, इसलिए वो डर गई थी कि ये ख्वाब नहीं है, ये तो हकीकत है। वो अपने शौहर से भी कुछ ना कह सकी, और खुदा की करनी कि उससे अगले दिन उनके घर में एक रिश्ता आ गया। उसने जैसे कैसे अपने आप को बेहतर किया। वो डरी हुई थी, वो चुप सी थी, लेकिन मेहमान आए थे घर में। वहां पे गांव की एक खाला, जिनका बेटा कुछ खास तो नहीं करता था, वो भी काला सा ही था, शायद उसको भी कहीं से कोई रिश्ते की उम्मीद नहीं थी, तो वो रिश्ता लेने के लिए आ गई थी। कभी उसकी मजदूरी लगती थी, कभी मजदूरी नहीं लगती थी, उनके घरों में भी फाके होते थे। और वो पहुंची थी फहमीदा के पास कि मुझे अपनी बेटी आसिया का हाथ दे दो, मैं तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आई हूं। मैं जानती हूं तुम्हारे पास देने को कुछ भी नहीं है, मैं भी कुछ भी नहीं लूंगी, सादा कपड़ों से अपनी बेटी मुझे दे दो, मैं इसको ब्याह के ले जाऊंगी। फहमीदा ने जैसे कहा हो कि मैं शौहर से मशवरा करके आपको बताती हूं। वो औरत तो चली गई, शौहर घर में नहीं था। तो तभी जो बेटी जानती भी नहीं थी, उसको पता भी नहीं था कि वो दोनों बैठी आपस में क्या बातें कर रही हैं, लेकिन वो जान चुकी थी और मां के पास आई और कहती है, मां रिश्ते के लिए हां मत करना, मैं किसी से शादी करने वाली हूं, मेरी शादी होने वाली है। अगर तूने इस रिश्ते पे हां कर दी तो याद रखी फिर बेटी को खो देगी, रिश्ते की हां ना करें। मां आगे से चुप, वो बेटी से वैसे ही सहमी हुई थी, खौफजदा थी। उधर मां ने बेटे को जाके कहा, वो बताते हैं। रास्ते में उसी खातून की फहमीदा के शौहर मजीद से भी मुलाकात हो गई। उसने मजीद से भी वही जिक्र कर दिया कि आप घर नहीं थे, मैं रिश्ते की बात करके आई हूं। तो मजीद ने कहा, इससे खुशी की बात क्या होगी, मेरी बीवी ने यही कहा होगा कि मुझसे मशवरा करती है, तो मैं आपको कह देता हूं, आप तैयारियां कीजिए, आगे जो अल्लाह को मंजूर होगा। वो औरत खुशी खुशी घर पहुंची कि एक तरह से हां हो गई थी। वापस जब मजीद घर पहुंचा तो उसने बताया कि आज खाला आई थी रिश्ते के लिए, वो मुझे भी रास्ते में मिली है, उसने मुझे बता दिया है, और तुमने उसको यही कहा होगा ना कि मैं शौहर से पूछ के बताती हूं। तो फहमीदा ने अपनी गर्दन हिला दी। तो आगे से मजीद ने कहा, मैंने उसको हां कर दी है, जब वो कुछ लेने को तैयार नहीं है, हमारी तरह है, गुजर बसर तो आखिर उनकी भी हो ही रही है ना, अल्लाह वारिस है। फहमीदा आगे कुछ ना कह सकी जो उसने बेटी ने कहा था।
रात के टाइम फहमीदा बिस्तर पर लेटी थी और साथ वाले कमरे से बेटी की हंसने की आवाज आ रही थी। फहमीदा का दिल किया कि वो लेटी रहे, लेकिन उसके दिल ने कहा नहीं, तुम्हें जाना चाहिए। वो चुपके से उठी और आहिस्ता से चलती हुई दरवाजे के पास गई। आज तो दरवाजा भी खुला हुआ था। उसने देखा छोटी बेटी खालदा गहरी नींद सो रही है और उसकी बेटी इस अंदाज में बैठी है कि वो जो काला स्याह है वो दोनों आमने सामने बैठे हैं। वो जो काला स्याह लड़का सा है उसकी कमर फहमीदा की तरफ थी। जिस तरफ फहमीदा खड़ी थी उसके सामने वो लड़का बैठा था कमर करके, और बिल्कुल सामने बेटी बैठी थी और वो दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। बेटी ने एक दफा मां को देखा और उसके बाद ऐसे इग्नोर किया जैसे उसने देखा ही नहीं कि मां बाहर खड़ी है। फहमीदा के दिल को कुछ होना शुरू हो गया कि वो आज अपनी क्लियर आंखों से देख चुकी थी कि दोनों बैठे बातें कर रहे हैं। उसकी सिर्फ उसने कमर देखी थी, और हैरत की बात यह थी जिसकी कमर थी उसके वजूद पे कोई भी कपड़ा नहीं था। वो काला स्याह था और बगैर किसी वजूद के था, बगैर किसी लिबास के, सिर्फ एक छोटा सा लंगोट जैसे बांधते हैं पहलवान, जैसे खाड़े में उतरते हैं तो एक कस के छोटा सा लंगोट बांध देते हैं, ऐसा लंगोट बांध के बैठा था चौकड़ी मार के। और उसकी कमर काली स्याह, बेटी से भी ज्यादा काला स्याह था, वो कमर करके बैठा था। वो चलती हुई गई और उसने शौहर को जगा दिया। शौहर ने कहा क्या हुआ है, और उसी वक्त शौहर के कान ऐसे खड़े हुए जैसे किसी के बोलने की आवाज सुनी हो, और उसको ऐसे एक आवाज आई जैसे बेटी बोल रही हो। तो एकदम से बोला ये तो हमारी आसिया की बोलने की आवाज है। बीवी ने खुशी से नहीं, डर की वजह से, लेकिन ऐसे जैसे औरत कहती हो कि शुक्र है इसको भी आवाज सुनाई दी। बीवी ने ऐसी गर्दन हिला दी कि अब यकीन आया। तो एकदम से बाप उठा और जल्दी से चलता हुआ साथ वाले कमरे में गया। वहां जाके देखा तो बेटी सो रही थी। वापस आया तो बीवी को देख के परेशान हो गया और ऐसे खामोश हो गया कि जैसे आवाज तो मैंने क्लियर सुन ली है, लेकिन आगे वो सोई हुई थी। दोनों लेट गए। जैसे ही सुबह हुई तो शौहर ने बीवी से पूछा, मैंने रात आवाज तो क्लियर सुनी है लेकिन वो सो रही थी। और उसके बाद बीवी फट सी पड़ी, रोती गई रोती गई रोती गई और कहा मुझे घर से बाहर ले जाओ। वो बीवी को घर से बाहर ले गया। बीवी दिल खोल के रोई और उसके बाद उसने उसको सब बता दिया कि कैसे मैंने कटे हुए वहां पे जो कल सड़ चुके हैं हाथ देखे हैं उस लड़के के, और ऐसा ऐसा मैंने रूप देखा है, ये कुछ मैंने देखा है और ये कुछ देखा है। तुमसे पहले मैं गई थी, ये दोनों बैठे बातें कर रहे थे, तुमने शुक्र है आवाज तो सुन ली, वरना तुम यकीन ना करते। तो तुम्हें सोई हुई मिली। बाप परेशान हो गया और जब सुबह उनको इतला मिली, ये दिन के 11-12 बजे का टाइम था, कि वो जो खाला है रात को अपने बिस्तर पे बिल्कुल सही सोई है, और जब सुबह उठी है तो वो चीखें मार रही थी। उसका बेटा जो मजदूरी करता था, कभी पैसा मिलता था कभी नहीं, भागता हुआ माँ के पास गया तो माँ हवास बागता थी, अजीब व गरीब बातें कर रही थी। उसने माँ को संभालने की कोशिश की, इर्द गिर्द के लोग भी इकट्ठे हुए, लेकिन पता लगा वो खाला दिमागी तवाज़न खो बैठी है, वो पागल हो गई है। और जैसे ये खबर इनके घर पहुंची, फहमीदा और मजीद को पता लगी, तो फहमीदा ने कहा अब यकीन आ गया, बेटी ने कहा था मेरी शादी मत करना, और आपने सिर्फ हाँ की थी। मजीद गहरी सोच में डूबा कि नहीं, हमें कुछ करना होगा। उधर मुसलसल जो सांप का शिकार था कि तभी उसको अकरम को उसके दोस्त इरशाद ने कहा, यार ये सांप नहीं है, मामला मुझे कुछ गड़बड़ लगता है, तो एक काम कर, फौरी तौर पे मेरे साथ भाभी और बच्चे को ले, इस गांव से थोड़े ही दूर एक अल्लाह वाले रहते हैं, इबादत में लगे रहते हैं, हम उनके पास चलते हैं। क्योंकि जिस दरवाजे को तूने मैंने ये पहली दफ़ा बताया कि रात को खटखटाया गया था और तू बाहर निकला, तेरे घर के इर्द गिर्द तो आबादी भी नहीं है कि कोई आया हो और उसने दरवाज़ा खटखटाया हो और साथ वाले घर में चला गया हो। तू कहता है दरवाज़ा खटखटाया गया, तू बाहर निकला तो कोई भी नहीं था। ये मैं बात सोचता हूँ तो अजीब हो जाता है, और मुसलसल सांप का नजर आना, भाई चल अब देर ना कर। अकरम उसकी बीवी और अपने बेटे मोहसिन को लेकर इरशाद के साथ उस बाबा जी के पास पहुंचे। बाबा जी ने उनको बिठाया, देख के मुस्कुराए और बोले,
तुम्हारा मुकदमा आ गया है मेरे पास, लेकिन आज नहीं, तुम कल आओगे। इरशाद एकदम से परेशान हुआ। उनका नाम था पीर, उनका नाम लिखा है पीर बरकत अली। पीर बरकत अली साहब मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मुकदमा आ गया है, मुझे आज का दिन दे दो, कल तुम लोग आ जाना। वो बोले, हम समझे नहीं। कहा, समझ जाओगे, बस कल आ जाना। इरशाद को उन पर बहुत यकीन था, लेकिन अकरम का दिल थोड़ा सा डामाडोल हो गया कि ये कैसी बात की है। उन्होंने कुछ बताया नहीं, कहा मुकदमा मेरे पास है, कल आ जाओ। खैर वो चले गए, लेकिन रास्ते में इरशाद ने उसको मुतमईन किया कि एक दिन और अगर मना उन्होंने रोक दिया है तो क्या होगा, कल हम चलेंगे। उसी दिन पीर साहब के पास, क्योंकि वो जा चुके थे मजीद साहब, और उन्हें सारी बात उनको बता दी थी। ये क्योंकि उसके पहले जा चुके थे और उससे पहले ही वो उनके घर भी पहुंच गए थे। जब ये लोग अकरम और ये उसके घर गए थे तो ये पहले वाकया हो चुका था पीर साहब का, कि पीर साहब को उधर मजीद बुलाकर अपने घर ले गया। और जब मजीद उस घर में अपने पीर साहब को, पीर बरकत अली को लेके पहुंचा, तो उन्होंने कहा था हम शाम को टाइम चलेंगे, मगरिब के बाद। और जब वो मगरिब के बाद गए थे तो वहां पे घर में कोहराम मचा हुआ था। वो काली कलोटी आसिया मर चुकी थी पीर साहब के पहुंचने से पहले ही। और उधर पीर साहब ने घर के अंदर पढ़ाई की और पूछा क्या हुआ, तो बीवी ने बताया कुछ भी नहीं, वो कमरे में गई है और उसकी एक आवाज़ तक भी नहीं आई और काफ़ी देर तक जो बाहर नहीं निकली। तो मैं गई हूँ, मैंने कहा लेटी हुई है, मैंने जाके जगाया है तो देखा वो मर चुकी है। बाप घर में था नहीं, आपके पास गए हुए थे। पीर साहब बोले, मैंने शाम को आना था, मैं पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि मैं जान चुका था कि उसका मुकाबला कैसे करना है, उसके पीछे उसका कबीला खड़ा है। खैर पीर साहब ने कहा लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। पढ़ते पढ़ते उस बेरी के दरख्त के नीचे आ गए और बेरी के दरख्त के नीचे मुसलसल पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। और उसके बाद कुछ ऐसे लफ्ज बोले जैसे किसी को कैद कर रहे हो, कि अब तू मेरे साथ चलेगा और मेरी कैद में है और तेरा मुकदमा मैं देखूंगा क्या करना है। तूने मेरे आने से पहले इंसान को मार दिया है। मजीद साहब को बोले कल आपने मेरे पास आना है। और उसके बाद वो चले गए। उधर अकरम लोगों के पहुंचने से पहले पीर साहब के पास जिनात का कबीला पहुंच चुका था, जिसकी वजह से उन्होंने टाइम दे दिया और इस तरह का टाइम बनाया कि मजीद अपनी बीवी, जो इस वक्त बिल्कुल ऐसी हालत में आ चुकी थी जैसे वो पागल हो चुकी हो, एबनॉर्मल हो चुकी हो, और उधर बेटी मर चुकी थी, कफन दफन का बंदोबस्त करके उसको जमीन के हवाले तो कर दिया गया, लेकिन बाप बेचैन था बदला लेने के लिए, पूछने के लिए कि ये क्या हुआ है। उधर अब मजीद मौजूद था और उधर अकरम अपनी बीवी और बच्चे के साथ भी मौजूद था। पीर बरकत अली साहब के पास ये दोनों लोग पहुंचे हुए थे। अकरम परेशान था कि ये किस केस के लिए आए हैं और वो नहीं जानते थे वो किस लिए आए हैं। तभी पीर साहब ने कहा मुकदमा शुरू किया जाए। अकरम अभी तक जो पीर साहब पे शक कर रहा था, जैसे पता नहीं कैसे पीर हैं, इनको आता है नहीं आता, अगले दिन का कह दिया है, कि वो बोले बेटा तुम्हारे हर बात का, हर सवाल का जवाब दूंगा, रुको। और उसी वक्त दरवाज़ा खुला और एक काला स्याह सांप अंदर दाखिल हुआ। ये वही सांप था जिसको अकरम देख चुका था पहले भी अपने बेटे के बिस्तर पे बैठे हुए कई दफ़ा। ये तो वही सांप था। उस सांप को देखते ही पीर साहब बोले उस कोने में चले जाओ और इस रूप को छोड़ के इंसान के रूप में आओ। वो जिन जो सांप के रूप में था चलता हुआ कोने में गया और उसके बाद बिल्कुल चौकड़ी मारे एक सांवला सा नौजवान बन गया। और थोड़ी देर के बाद वो आंखें बंद करके फिर से पढ़ते रहे और उसके बाद बाहर ऐसा शोर पैदा हुआ जैसे आंधी आ रही हो, तूफान आ रहा हो, दरख्तों के पत्ते झड़ रहे हों। बहुत सा शोर मच गया और आंधी की तरह मौसम चल पड़ा। अकरम मजीद वो भी डर गए कि थोड़ी देर के बाद ऐसे लगे जैसे कोई घूमता हुआ
हवा बगोला गोल गोल ट्विस्टर की तरह कमरे के अंदर दाखिल हुआ। दरवाज़ा पहले ही खुला हुआ था, लेकिन उसके दाखिल होने से दरवाजे ठा 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 करके खुले और पीर साहब ने आंखें खोल के कहा, इंसान के रूप में आइए, इंसान के रूप में आइए, इंसान के रूप में आइए। और उसी वक्त उन्होंने देखा एक बुजुर्ग इंसान का रूप धारे हुए, उसने एक लंबा सा कुर्ता सा पहना हुआ था और उसकी जो शलवार थी या धोती थी, ना ही वो मर्दों की तरह थी, हल्की हल्की सफ़ेद सी धोती की तरह की एक शलवार थी जो औरतें जिस तरह घाघरा पहनती हैं, घाघरा तो नहीं था, उस तरह की मिलती जुलती एक अजीब सी उसने लिबास पहन रखा था। उसने आके सलाम किया। पीर बरकत अली बोले, वालेकुम अस्सलाम, बैठ जाइए। उसी नौजवान के साथ वो जाकर बैठ गए जो सांप के रूप धार के आया था और फिर बोले, अब बताइए, इनको भी पता लगे क्या हुआ है। तो फिर कहानी पता लगी। पहला केस उस लड़के ने बताया जो सांप के रूप में आया था, अब इंसान का रूप धार के बैठा था, कि मेरा बेटा सांप का रूप धारे इसके बेटे के साथ बैठा खेल रहा था, इस जालिम ने मेरे बेटे को मार दिया और मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने तड़पता हुआ मर गया। इसने जाके फेंक दिया और जब मैं वापस आया पता लगा मेरा बेटा मर चुका है, इसने उसको मार दिया है। तो मैंने उसी दिन फैसला किया था कि मैं इसके बेटे को मारूंगा, इसकी आंखों के सामने, ताकि इसको तड़पता देख सकूं कि बेटे का दुख क्या होता है। इसलिए मैं इसको रात की तारीकी में नहीं मारा, मैं तो इसकी आंखों के सामने मारना चाहता था। और दूसरी तरफ पीर साहब बोले, पीर बरकतुल्लाह, सुन लिया आपने? उस बुजुर्ग की तरफ जो जिन्नात की तरफ से आके बैठे थे उनको देख के बोले, सुन लिया आपने ये वाकया? उन्होंने कहा हाँ। और उन्होंने कहा दूसरा ये है कि ये जिन ज़्यादा जो इनकी बेरी के दरख्त पे ऊपर रहता था, बचपन के साथ उनके साथ अटैच था, उस बच्ची के साथ, और उस बच्ची के साथ उसकी इतनी अटैचमेंट हो गई थी कि एक लड़का वो जो इसी गांव का नासिर आवारा सा था, उसने उस पर हमला करने की कोशिश की, तो उस जिन ज़ादे ने उसको मार के उसके कटे हुए हाथ इस लड़की को दे दिए थे कि ये देखो तुम्हारे ऊपर उसने हमला करने की कोशिश की है, ये हैं वो हाथ जो हाथ तुम्हारे जिस्म को छूने जा रहे थे, काट के उसको दे दिए। और उधर जब हमारे पास ये केस आया, क्योंकि वो औरत जो पागल हो चुकी है, जिसने रिश्ता मांगा था, उसको पागल करने वाला भी वही जिन ज़ादा है। और जब हम दिन को पढ़ाई करते रहे और उसको हमारी ताकत का मालूम हो गया, तो हमारे जाने से पहले ही उसने उस लड़की को मार दिया और उसका मुर्दा वजूद वहां पे फेंक के और उस लड़की को अपने साथ लेके चला गया। और आप जब मेरे पास आए थे इस केस के लिए, तो ये मामला मेरे पास पहले ही पहुंच चुका था। ये जो सांप का मामला है, जिसका बेटा मरा है, जो बदला लेना चाहता है, आपने नोट किया कि वो इंसान वो जिन ज़्यादा एक को पागल कर गया, एक को मार चुका है और लड़की को मार के गया है। अब मैं आपसे पूछता हूं, इस मुकदमे का कैसे फैसला किया जाए? अगर इसको बदला चाहिए, अगर इसका बेटा मरा है, तो इससे पूछिए इसका बेटा किस रूप में था? ए नौजवान, तेरा बेटा क्या इंसान के रूप में था? उसने कहा नहीं। किस रूप में था? कहा सांप के रूप में। कहा मैं तुझसे पूछता हूं, इसकी जगह पे तू होता, तेरा बेटा एक सांप के रूप में ना होता, इंसान के रूप में बैठा होता, और कोई और मूजी जानवर तेरे बेटे पे हमला करे, वो किसी भी रूप में हो, क्या तू उसको छोड़ देगा? उसने कहा नहीं, मैं तो अपने बच्चे को बचाऊंगा। तो उसने कहा ये भी तो एक इंसान है, इसको क्या पता वो कोई जिन ज़्यादा है या सांप है। उसको खौफ आया कि बच्चे को डस ना ले, एक सांप समझ के उसने उसको मार दिया। और तू अपना बदला लेना चाहता है, और यहाँ पे जिन्नात की दुश्मनी चेक करके उसने अपनी लड़की एक इंसान से ना सिर्फ मोहब्बत की, जो उसको उसकी इजाज़त ही नहीं है, बल्कि उस मोहब्बत के पीछे उसने एक नौजवान जो जितना भी ओबाज था उसको मारा, उसके हाथ काटे, फिर औरत को पागल किया, उस लड़की को मार के ले गया है। और उस बुजुर्ग की तरफ बोले, आपको इसलिए बुलाया है कि अब ये जो फैसला करेंगे, दोनों मौजूद हैं और आप भी मौजूद हैं, बताइए क्या फैसला करना है। और उन दोनों से मुखातिब होकर बोले, ये जिन्नात के सरदार हैं, उन्हीं के कबीले के सरदार हैं, और उन्हीं के कबीले के पास ये मुकदमा गया है, तो मेरे पास ये आए थे, मैंने इसलिए इनसे टाइम मांगा था कि आप दोनों को बुला लूं तो आपके सामने ये मुकदमा रखूंगा।
ये तो वो भी जान चुके हैं कि इंसान जिसने सांप को मारा वो इस सांप के रूप में था, उसका कसूर नहीं है। वो अगर जान जाता कि ये सांप नहीं जिन है, इसने सांप का रूप धारा है, फिर वो मारता, वो गुनहगार था। लेकिन ये जो दूसरा मामला है, इसका क्या करना है? वो जिन्नात जब बोले तो कमरा लरज उठा। अभी तक वो खामोश थे, सलाम का जवाब दिया था, सलाम किया था। उस वक्त भी आवाज़ ऐसी गूंजी थी। जब आप बोले तो उनका गला, उनका लहजा इतना भारी भरकम था कि वो हिल से गए। बोले, हाँ, आप उसको कैद करके ले आए हैं और आप उसको मारना चाहते हैं। इनकी बेटी मर चुकी है, उसने ज्यादती की है, लेकिन वो उससे शादी कर चुका है। और हम तक जब ये बात पहुंची, वो शादी कर चुके हैं, निकाह कर चुके हैं, मियां बीवी बन चुके हैं। अब इसका अजाला ये है कि इसके बदले वो इनको काफ़ी दौलत देने को तैयार है। इनकी एक और बेटी भी है, उसकी अच्छी जगह पे शादी हो जाएगी। बेशक इस गांव से चले जाएं, वो इनको इतना दौलत, जेवरात, इतना सोना जेवरात दे देंगे जो इसका अजाला होगा। और हमारे जिनात के कबीले का भी एक सज़ा का तरीका होता है। हम ज़रूर उसको इस अंदाज में सज़ा देंगे कि आइंदा कोई ये हरकत ना कर सके। अगर आप उसको जला देंगे तो यही बात मशहूर हो जाएगी कि एक इंसान ने जिन को जला दिया। अगर मेरे हवाले करेंगे तो मैं एक ऐसी इबरतनाक सज़ा दूंगा कि आज के बाद कोई भी जिन ज़्यादा ऐसी कोशिश नहीं कर सकेगा। और साथ बैठे की तरफ मुखातिब हुए, बेटा, तुम भी मेरे बच्चों की तरह हो। कबीले की रिवायत के हिसाब से अगर जिन कोई रूप धार के किसी बच्चे के साथ भी जाता है तो इंसान उसको नहीं पहुंचा सकता। अगर तुम्हारी जगह पे ये इंसान या उसका बच्चा आते तो फिर तुम्हारा अजाला बनता था, क्योंकि तुम्हारा बेटा इंसान की जगह पे गया है, इंसान के घर में गया है रूप धार के, इसलिए इंसान का कसूर नहीं है। बेटे का दुख बहुत खौफनाक होता है, मैं इस बात को समझ सकता हूं, लेकिन मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूं। और इसी बात को जैसे ही वो कहने लगे थे, वो छोटा सा बच्चा जो उस कमरे में भी मौजूद था, मोहसिन, रेंगता खेलता चलता इधर उस काले से पास गया। उस काला जो अब जिन था, इंसान के रूप में था, उसको देख के मुस्कुराना शुरू हो गया। बच्चा था, उसको क्या पता था। उसने उसको कुछ देर घूरता रहा और उसके कहा, मैंने माफ किया, मैंने इस बच्चे के मुंह को माफ किया। और उसी वक्त अकरम की आवाज आई हाथ जोड़ के, मैं भी आपसे दिल से माफी मांगता हूं, अगर आपने सजा देनी है मुझे दे दीजिए, मेरे बच्चे ने तो कुछ नहीं किया, मुझे सजा दे दीजिए। लेकिन उसी ने फिर उसी तरह बच्चे की तरफ देखते हुए कहा, मैंने माफ किया। और उधर वो बुजुर्ग बोले, उसको रिहा कीजिए, हमारे हवाले कीजिए, कबीले के कानून, कबीले के असूल के मुताबिक उसको शदीद सजा मिलेगी जो इबरतनाक होगी। और हम जाते हुए इनके घर में अजाला रख कर जाएंगे। मजीद जो सारी बात को समझ चुका था, पीर बरकत अली ने उसकी तरफ देखा जैसे पूछना चाह रहे हो कि क्या कहोगे। उसने सर झुका लिया और कहा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप अल्लाह वाले हैं, ये दुनिया ही और है, आप जो बेहतर समझें। पीर बरकत अली साहब ने उस बुजुर्ग के साथ कुछ बातें की और वो जो भी था, जो अभी तक किसी को नज़र नहीं आया था, कहाँ कैद है, कौन कैद है, उसको उनके हवाले कर दिया गया। और एक आवाज़ सी सिर्फ ऐसे आई जैसे बाहर कोई चीख रहा हो, छोड़ दो मुझे, माफ़ कर दो मुझे, माफ़ कर दो मुझे, माफ़ कर दो। इस तरह की आवाज़ें आ रही थीं। और उसी वक्त वो बुज़ुर्ग बोले, बाहर खड़े हुए मेरे सिपाही उसको लेकर चले गए हैं। लेकिन वो सिपाही कोई भी नहीं देख सका था, सिर्फ दो लोगों को देखा था, जो एक सांप बन के आया था जो इंसान के रूप में बैठा, और वो बुजुर्ग जो एक आंधी तूफान की तरह आए थे और बाद में एक इंसान का रूप धार लिया। उनने सिर्फ कानों में आवाज़ सुनी थी कि मेरे सिपाही जब उसको लेके जा रहे थे उसके, तो मुझे माफ़ कर दो मुझे, माफ़ कर दो मुझे, मुझसे गलती हो गई, ये कहते उसको दूर लेके जा रहे थे कि उसकी आवाज़ गायब हो गई। उसके बाद पीर बरकत अली साहब अपनी जगह से उठ के खड़े हो गए, तो बाकी लोग भी सारे खड़े हो गए, क्योंकि वो बुजुर्ग भी जो जिनात के सरदार थे खड़े हो गए। उन्होंने आपस में मुसाफा किया, एक दूसरे से हाथ मिलाया और खुदा हाफिज करके जैसे ही कमरे से बाहर निकले, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। उसी वक्त पीर बरकत अली साहब बैठ गए और दोनों को बिठा दिया और काफ़ी लंबा एक लेक्चर दिया इस्लाम के ऊपर, माफ़ करने के ऊपर।
ताकि वो बाप जिसकी बेटी चली गई थी उसको कहा कि तुम्हारी बीवी की गलती है। वो बचपन से उसको काली कलोट समझती थी, बचपन से उसने उसको ठुकराया। तो वो बच्ची एक दोस्त की तलाश में थी, किसी हमदर्द की तलाश में थी, और वो जिनज़ादा जब उसके सामने इंसानी रूप धार के आ गया, काला स्याह बन के आ गया, तो वो उसको कहता था तुम मुझसे प्यार करो, देखो ना मैं तुम्हारी तरह काला हूँ। तो वो बच्ची उसकी तरफ मुतवज्जो हो गई थी। कभी भी माँ बाप बच्चे काले भी हो जाएं उनके ऊपर ऐसा इतराज़ कभी ना करें, वरना ये होता है। और जाओ घर तुम्हारे वो इसका अजाला दे गए होंगे। इस गांव में रहना चाहो तुम्हारी मर्जी है, गांव छोड़ के किसी और दुनिया में आबाद रहना चाहो तो भी तुम्हारी मर्जी है। और उधर अकरम, उसके बेटे, उसकी बीवी और वो जो बाकी लोग आए थे उनको भी कहा कभी भी सांप नजर आए तो एकदम मारने से पहले अपने बच्चे को वहां से उठा लो, एहतियात बरतो और उसको वास्ता दो। अगर वो वहां से चला जाए कि तुम अगर सांप नहीं जिन हो, सांप के रूप में हो, तो मैं तुम्हें वास्ता देता हूं यहां से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अगर तुम वास्ता देते हो और वो चला जाता है तो उसको कुछ मत कहो, और अगर वो नहीं जाता तो फिर उसको मार दो। उन्हें कुछ बातें समझाई, उनका शुक्रिया अदा किया और वो लोग वहां से रवाना हो गए। उधर जब मजीद अपने घर पहुंचा तो बीवी अभी तक नॉर्मल नहीं थी। छोटी बेटी ने बताया कि अंदर कमरे के अंदर एक बड़ी सी पोटली मिली है। जब उन्होंने उस पोटली को खोला तो उसके अंदर काफी ज्यादा कीमती हीरे जवाहरात थे। वो कहते हैं वो कुछ अरसा वहां पे रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनकी बीवी की हालत ठीक नहीं हो रही थी। उसका इलाज कराने की गर्ज से उन्होंने बता दिया था कि उन्होंने हमें हर्जाना दे दिया है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन बीवी के इलाज की गर्ज से वो उनको लेके कहते हैं शहर आबाद हो गए थे, शहर चले गए थे। और उधर अकरम की ज़िंदगी में दोबारा किसी सांप से कोई वास्ता नहीं पड़ा था।